चुनावी सीजन में किसी तस्वीर को भी मुद्दा बनते देर नहीं लगती, खासतौर पर जब तस्वीर कमलनाथ जैसे बड़े नेता की हो। जी हां, वैसे तो पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को आता है, लेकिन केक काटने की उनकी तस्वीर पर सियासी बवाल अब कट चुका है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावों का मौसम चल रहा है। हर मुद्दे पर सियासत है और हर मुद्दा सियासी है। धर्म से धर्मांतरण तक, हिंदू से हिंदुत्व तक, जहां भी जनता की भावनाएं जुड़ी हैं, वहां राजनीति हावी है। चुनावी सीजन में अब कोई तस्वीर मुद्दा बन जाए कहना मुश्किल है। ऊपर से तस्वीर कमलनाथ सरी के बड़े नेता की हो तो चर्चा में आते देर नहीं लगती। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये सेलिब्रेशन कांग्रेस के सियासी टेंशन बढ़ा सकता है। कहने वाले कहेंगे कि केक काटने पर क्यों बवाल कट रहा है, लेकिन केक का आकार जब मंदिर जैसा हो तो मामला आस्था से खिलवाड़ का बन जाता है। जी हां, यही आरोप है बीजेपी का। वैसे तो कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को है, लेकिन छिंदवाड़ा में एक महिला मंदिर के आकार वाला केक लेकर कमलनाथ के पास पहुंच गई। कमलनाथ ने भी इस केक को काट डाला। बस फिर क्या था, सियासी बवाल मच गया। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कमलनाथ पर जोरदार हमला बोल दिया। सीएम ने मंदिर के आकार का केक काटने को सनातन परंपरा का अपमान बताया है। देखिए, बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं? ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, यह अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको यह समाज स्वीकार नहीं करता। चुनावी सीजन में यह मामला सिर्फ केक काटने भर का नहीं रहा, बल्कि राम मंदिर सहित तमाम धार्मिक मुद्दों को एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ उठाने का एक बड़ा मौका बीजेपी को मिल गया है। राहुल का महाकाल दर्शन और नर्मदा पूजा की तैयारियों के बीच जहां कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर नजर आ रही थी, वहीं मंदिर नुमा केक काटने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी इसे हिंदू आस्था और सनातन परंपरा से खिलवाड़ बता रही है। जाहिर है, बीजेपी के चुनावी मुद्दों की लिस्ट में एक और मुद्दा बढ़ गया है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इस पूरे मुद्दे पर आइए, अब आपको इस पर दिखाते हैं आखिर कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को अपनी पद की गरिमा के अनुरूप टिप्पणी करना चाहिए। जिस तरह से कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, उनके संदर्भ में इस तरह की निम्न स्तरीय बात नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं भी बने थे, उसके पहले उन्होंने छिंदवाड़ा में 121 फीट का हनुमान मंदिर बनाया। वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अब जन्मदिन जैसे मौक़ों पर कार्यकर्ता समर्थक विभिन्न तरह के तोहफे, केक, फूल मालाएं लेके आते हैं और सभी तरह के कार्यकर्ताओं के द्वारा लाई हुई केक और सामग्री को पहले से अलग करना संभव नहीं होता। ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती हैं। तो किसी कार्यकर्ता द्वारा इस तरह की कलाकृति का केक लाया गया और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को टालना नेताओं के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुद्दों को तूल नहीं देना चाहिए। कमलनाथ जी वही नेता हैं जिनने मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर तक के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी नेता अपना घर संभालें। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले महाकालेश्वर मंदिर समिति के फैसले ने सियासी रंग ले लिया है। दरअसल मंदिर समिति ने गर्भगृह में तस्वीर लेने या वीडियो बनाने पर बैन लगा दिया है, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का खेल मान रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दुनिया को महाकाल में राहुल की आस्था का पता ना चल पाए, इसीलिए ऐसा किया गया है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कारवां महाकाल की नगरी उज्जैन से भी गुजरेगा। इस दौरान राहुल गांधी महाकाल की पूजा और महाकाल कॉरिडोर का दर्शन भी करने वाले हैं। लेकिन गर्भगृह में राहुल गांधी की पूजा की तस्वीरें बाहर आ पाएंगी या नहीं, इस पर संदेह खड़ा हो गया है। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर समिति ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक गर्भगृह में तस्वीर लेने या वीडियो बनाने पर बैन लगा दिया गया है। कांग्रेस का मानना है कि ऐसा बीजेपी के इशारों पर किया गया है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि महाकाल के प्रति राहुल की अथाह आस्था दुनिया के सामने आए। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से घबराकर बौखलाकर भाजपा के नेता निम्न स्तरीय राजनीति पे उतारू हो गए। जिस तरह से महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान गर्भगृह में फोटोग्राफ्स की हमेशा से अनुमति रही है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले हैं, भाजपा नेताओं के इशारे पर गर्भगृह में फोटोग्राफ्स पर रोक लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की निम्न स्तरीय राजनीति है। राहुल गांधी जी की हमेशा से भगवान महाकाल में आस्था रही है और महाकाल के भक्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है उसके लिए भगवान महाकाल भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी एक तपस्वी की तरह महाकाल के दर्शन के लिए निकले हैं। साथ ही महाकाल कॉरिडोर भी तत्कालीन कमलनाथ सरकार का प्रोजेक्ट है। ऐसे में अगर राहुल की तस्वीरें गर्भगृह और महाकाल कॉरिडोर से बाहर आएंगी तो दुनिया को सच पता चल जाएगा। उनका दावा है कि यही सच सामने आने से बीजेपी डर रही है। राहुल गांधी जी 2500 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर, कंटेनर में सोकर 25 किलोमीटर रोज पैदल चल के एक तपस्वी की तरह महाकाल पहुंचेंगे। और वो जब दर्शन करेंगे तो उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी न हो, दुनिया को पता न चले, ये न पता चले कि ये तो राहुल जी की, कमलनाथ जी की जो सरकार थी उनका प्रोजेक्ट है। ये सब चीज़ें रहेगी। तो ये इनका जो इवेंट मैनेजमेंट हुआ था, जिसमें माला फेर रहे हैं, जिसमें अकेले ही दिख रहे हैं, न शिवराज जी दिख रहे हैं, न और पीछे कहीं बेचारे सिंधिया जी दिख रहे हैं, वो जो इवेंट मैनेजमेंट का इसका पर्दाफाश होगा। राहुल गांधी जी वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, तपस्वी, और ये तो इवेंट मैनेजमेंट करने गए थे, दर्शन देने के लिए। बहुत फर्क है। और ये मान के चलिए कि महाकाल जी जब देखेंगे तपस्वी आया हुआ है इतने किलोमीटर पैदल चल के 2500, पूरा का पूरा आशीर्वाद राहुल गांधी पर उड़ेल देंगे। उधर कांग्रेस के इन आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला महाकालेश्वर मंदिर समिति का है। कांग्रेसियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। राहुल गांधी इस पर लेना देंगे? कभी नहीं रहा उनसे लेना देना, जिसने रखा उसके क्या हाल है ये देखो। फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में है, जहां यात्रा के अगले पड़ाव यानी मध्य प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए खुद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस को महाकाल मंदिर में राहुल गांधी की तस्वीरें खींचने की इजाजत मिलती है या नहीं। अनुराग श्रीवास्तव के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। एमपी में पेसा एक्ट पर लागू होने के बाद राजनीति अब तेज होती जा रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि चुनावी मौसम में बीजेपी सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। जाहिर है एमपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए पेसा एक्ट लागू करने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि दिग्विजय सरकार ने 1996 में ही पेसा एक्ट लागू कर दिया था। ऐसे में बीजेपी सरकार का खुद श्रेय लेना गलत है। एमपी में पेसा एक्ट पर श्रेय की सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि 1996 में तत्कालीन दिग्विजय सरकार ने पेसा एक्ट लागू कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस की योजनाओं का रंग रोगन कर अपना नाम देने का आरोप लगाया है। गोविंद सिंह का दावा है कि दिग्विजय सरकार के कानून का बीजेपी प्रचार कर रही है। दिग्विजय सिंह के समय का एक्ट का प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
दूसरे के किए हुए कामों को अपना बताकर उसमें रंग रोगन करके नाम चलाती है। जितनी भी योजनाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई हैं उनका अपने नाम से चलाने का असत्य झूठ प्रचार है। हम कहना चाहते हैं कि भाई जो 1996 में एक्ट बन चुका था उसको अब अभी तक क्या वो नहीं लागू था, उसको रोकने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का आरोप है कि 1996 के पेसा एक्ट को मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 तक लागू नहीं किया। दशकों तक आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। उनका यह भी आरोप है कि जो पेसा एक्ट लागू किया गया वो दिखावटी, सतही और अधिकार विहीन है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कमलनाथ से पूछ रहे हैं कि राज्य में दिग्विजय सिंह की सरकार 10 साल रही लेकिन पेसा एक्ट लागू नहीं किया। यहां तक कि कमलनाथ की भी सरकार बनी लेकिन उन्होंने भी इस एक्ट को लागू नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। अरे तो ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि तुम्हारी सरकार दिग्विजय सिंह के समय से आप कह रहे थे हमें कानून लागू करेंगे, लेकिन आपने कभी कानून लागू नहीं किया था। आपकी 15 महीने की सरकार थी। कमलनाथ जी झूठ क्यों बोलते हो? जनजाति समाज पढ़ा लिखा और बहुत योग्यता रखने वाला समाज है, वो जानता है कि आपने क्या किया। आपने कभी केवल झूठ बोलते रहे, छल करते रहे, कपट करते रहे, वोट बैंक की राजनीति करते, लेकिन जनजाति समाज के उत्थान के लिए न कांग्रेस में जीवन में कुछ किया न आज कर रही है। आज अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें उनका अधिकार देने का काम किया है। बात तथ्यों की करें तो 1996 में तत्कालीन केंद्र सरकार पेसा कानून लेकर आई थी। मध्य प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता और झाबुआ के सांसद रहे दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में समिति बनी थी। इसके अनुशंसा पर यह कानून बना। 24 दिसंबर 1996 को पेसा कानून देश में लागू हुआ था, लेकिन देश में सबसे अधिक आदिवासियों के घर यानी मध्य प्रदेश में कानून लागू नहीं हो सका था। शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सूबे से सभी जिलों के एसपी को खत लिखने के बाद अब कमलनाथ ने एक और खत लिख डाला है। यह खत सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा गया है। इस खत में कमलनाथ ने बीजेपी पर मतदान केंद्र में हेरफेर की कोशिश का आरोप लगाया। उधर कमलनाथ के खत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीखा हमला भी बोला। देखिए, कांग्रेस में कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए कलेक्टर और एसपी को आजकल खत लिखे जा रहे हैं। कागज कलम दबात ला, लिख दूं खत में तेरे नाम। कौन सा गाना है? नाम तेरा। सियासत में सीएम शिवराज का शायराना अंदाज, निशाने पर पूर्व सीएम कमलनाथ, कागज कलम दबात और चिट्ठियों की बरसात। दरअसल चुनावी सीजन में कमलनाथ लगातार लेटर बम फोड़ रहे हैं। चंद रोज पहले सूबे के सभी जिलों के एसपी को खत लिखा जिसने ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में अच्छी खासी हलचल मचा दी। चिट्ठी का मजमून ये था कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस कांग्रेसियों को झूठे मामले में फंसा रही है। इस चिट्ठी पर सियासी बवाल मचा। बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ अफसरों को धमका रहे हैं, लेकिन चिट्ठी का सिलसिला थमा नहीं। अब कमलनाथ ने एक और लेटर लिख दिया है। इस बार उन्होंने सूबे के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को खत लिखा है जो कलेक्टर होते हैं। एक खत उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी लिख डाला है। चिट्ठी का सार ये कि बीजेपी के दबाव में कांग्रेस के वोटर्स वाले मतदान केंद्रों के साथ हेराफेरी की जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों के दबाव में कई जगह पर मतदान केंद्रों को, उन स्थानों को दूर कर दिया गया है जहां पर भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग ज्यादा रहते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोगों का मतदान केंद्र दूर कर दिया गया है और उन्हें अपने लोगों के जोड़ दिया गया है। जो सीमा है उसको निर्धारित नहीं किया है। उन्होंने इस तरह से टाल मटोल कर दिया कि संख्या उतनी रहेगी, लेकिन बंटवारा कर दिया गया है। एक मतदान केंद्र में कांग्रेस का मतदान बूथ है तो वहां पर उन्होंने इस तरह से प्लानिंग की है कि वहां की कांग्रेस विचारधारा के लोग दूसरे के जुड़ जाएं, यहाँ बीजेपी के लोग ज्यादा हैं, और यहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग ज्यादा थे वहां बीजेपी के लोग जुड़ जाएं। तो ये जो काम करने का काम किया जा रहा है उसको लेकर आदरणीय कमलनाथ जी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जिला भारतीय निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है। लेकिन कमलनाथ की इन चिट्ठियों पर सीएम ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कमलनाथ को कोई पूछ नहीं रहा, इसीलिए वो एसपी और कलेक्टर्स को चिट्ठियां लिख रहे हैं। कमलनाथ जी की ट्विटर की चिड़िया सवेरे सवेरे उड़ जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आता उन्हें हो क्या गया है। कांग्रेस में कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए कलेक्टर और एसपी को आजकल खत लिखे जा रहे हैं। कागज कलम दबात ला, लिख दूं खत में तेरे नाम। कौन सा गाना है? नाम तेरा।
अब वो कलेक्टर एसपी देख लूंगा, कल के बाद परसों आता है, किसको धमका रहे हो? कमलनाथ का दावा है कि जिन मतदान केंद्र पर कांग्रेस का दबदबा है, वहां के वोटर्स का नाम दूर के मतदान केंद्रों में डाला जा रहा है ताकि वो वोट ही न डाल पाएं। इस संदेशों को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सब सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। अनुराग श्रीवास्तव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को टिकट दिया, तो कांग्रेस ने मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को टिकट दे दिया। बहरहाल दोनों मुख्य पार्टियों ने टिकट को फाइनल कर दिया है, लेकिन दोनों ही दलों के लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जीत में निर्णायक भूमिका निभाने वाले आदिवासी वोटर आरक्षण की मांग को लेकर नाराज चल रहे हैं। इतना ही नहीं, उपचुनाव में आदिवासी समाज के 30 से ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदकर कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन से खाली हुई भानु प्रतापपुर सीट पर इस बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला। इस उपचुनाव में आदिवासी आरक्षण का फैक्टर काफी प्रभाव डाल सकता है। जैसा कि तय माना जा रहा था, कांग्रेस ने सीट पर मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को टिकट दे दिया है, जबकि बीजेपी ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को भानु प्रतापपुर से खड़ा किया है। सियासी समीकरण की बात की जाए तो कांग्रेस को यहां सिंपैथी वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी आदिवासी आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। लेकिन आदिवासियों ने जो रुख अख्तियार किया है, उससे दोनों ही दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस सीट पर आदिवासी समाज के करीब 30 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीद लिया है और चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो आदिवासी वोट बिखर जाएगा। ऐसे में दोनों ही चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम किसी के दबाव में अपना फॉर्म वापस नहीं लेंगे। आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। आपके जितने कैंडिडेट हैं पूरा लड़ेंगे। नाम तो वापस नहीं होगा? वापस नहीं होगा। ये क्या कारण है कि 100 लोग जो है फॉर्म खरीदे? 32% आरक्षण है, ये सर्वविदित है। सियासी दलों के लिए चिंता की बात यह हो सकती है कि आदिवासी समाज ऐसी ही रणनीति दूसरे चुनावों में भी अपनाने के मूड में है। ये हमारा एक चैलेंजिंग है और हमने भानु प्रतापपुर विधानसभा से शुरुआत कर दिया है। जो आने वाले समय में हम जो बोलते हैं कि सर्व आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान बोलते हैं, उसको हम कहीं न कहीं आज शुरुआत करने जा रहे हैं और समाज हमारे साथ खड़ा है। कोर्ट के फैसले के बाद आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% रह गया है। दोनों ही दल इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि सरकार की कोशिश है कि 32% आरक्षण बहाल किया जाए। इसे लेकर जल्द ही एक विशेष सत्र भी विधानसभा का आयोजित किया जाना है। ये सत्र एक में भारतीय जनता पार्टी के जो गलत कदम उठाए थे, उन्होंने जब 58% किया और कोर्ट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, इस कारण से वो न्यायालय ने मध्य प्रदेश में जो आरक्षण का नियम था उसको वो अपने आप लागू हो गया खारिज करने के बाद। तो अब स्थिति ये है कि उसके उनकी गलती को सुधारने के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। 30 से ज्यादा आदिवासी कैंडिडेट्स का प्रण है कि वो नामांकन वापस नहीं लेने वाले, और अगर ऐसा हुआ तो वोट कटने से सियासी दलों का चुनावी समीकरण पूरी तरह बिगड़ सकता है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 21 नवंबर है। अगर इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलजुल कर 32% आदिवासी आरक्षण देने का रास्ता निकाल पाते हैं तो बड़ा सियासी संकट टल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासियों ने आर पार की लड़ाई छेड़ रखी है, लगता नहीं कि सियासी वादों के तिलिस्म में उन्हें फंसाना आसान होने वाला है। कांकेर से खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।